So hello and welcome. So we have done two videos earlier on the topic of attitude. Today we are going to discuss the important topic cognitive dissonance. In second video we were discussing about the content of the attitude, in which we have discussed about the component of the attitude, जहाँ पर हमने कॉग्निटिव की बात की थी, अफेक्टिव की बात की थी, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द बिहेवियर, कि तीनों अलाइंड होने चाहिए, नहीं अलाइंड होंगे तो वहाँ पर इशू बनेगा और कन्फ्लिक्ट आएगा तो उसको हमने कहा था कॉग्निटिव डिसोनेंस. सो कॉग्निटिव डिसोनेंस इज बेसिकली द स्टेट ऑफ कन्फ्लिक्ट. परमानेंट कन्फ्लिक्ट है, सोच कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, सोच कुछ रहा है, कर कुछ रहा है. दिस इज नॉट ईजी थिंग, ये बहुत परेशान करती है. एंड दिस इज वाई, बिकॉज देयर इज गैप इन दी एटीट्यूड एंड बिहेवियर. सो बेसिकली एटीट्यूड हैज़ थ्री कंपोनेंट, बट यहाँ पर हम एटीट्यूड का जो अफेक्टिव और कॉग्निटिव पार्ट है उसको अलग रख रहे हैं, बिकॉज इन रियलिटी द बिहेवियर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव पार्ट. सो यहाँ पर जो बिहेवियर आएगा, जो अफेक्टिव और कॉग्निटिव पार्ट से, उसमें फ़र्क है. तो कैसे है? पहले क्या था, अगर बात करें, क्योंकि जो साइकोलॉजी है बेसिकली डेवलप मोर इन द 20th सेंचुरी. उससे पहले साइकोलॉजी तो एक फ़िलासफ़ी का पार्ट थी, उसी में उससे समझ लेते थे, कोई बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी पर ध्यान नहीं था. तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी है वैसे ही वैसे साइकोलॉजी का रोल भी बढ़ता गया. मॉडर्न सोसाइटी में बहुत है, अब तो स्कूलों में साइकोलॉजी का रोल है, काउंसलर लग रहे हैं. पहले कौन पूछ रहा था, क्योंकि अब धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हो रही है. सो प्री 1933 और दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पोस्ट और आफ्टर 1933. पहले क्या था, पहले बहुत ज़्यादा जो इंडिविजुअल वैल्यू है ना बहुत कम थी सोसाइटी में. एक ऐसे ग्रुप वाली बात होती थी कम्युनिटी की, एक ऐसा है तो सारे ही ऐसे होंगे. तो तब क्या माना जाता था कि ए बी में गैप नहीं होता, ए और बी जो है वो 100% लिंक्ड है. इसका मतलब क्या हुआ कि किसी के मन में आया है कि मुझे दलितों से नफरत है, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, जैसे ही किसी दलित को देखेगा वो जाकर उसको मारेगा. कोई कह दे कि मुझे तो मुस्लिमों को देखते ही नफरत हो जाती है, या कोई मुस्लिम कह दे मैं हिंदू देख लूँ तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही हिंदू को देखेगा जाके उससे हमला कर देगा उसके ऊपर. कोई कहते मुझे फीमेल बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे ही फीमेल दिखेगी वो 4 गालियाँ देगा उसको. बट इन रियलिटी क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता. बट उस समय ऐसा माना जाता था कि ऐसे ही होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टडी इन चीज़ों पर नहीं हुई थी, सोसाइटी उस तरीके से डेवलप नहीं हुई थी, कम्युनिटी फॉर्म में ही लोग रहते थे, कोई एक्सप्रेस अपने आप को करता नहीं था, जैसे जिसने कह दिया भेड़ चाल के रूप में चलते रहते थे. बट धीरे धीरे समझ में आया कि ऐसा नहीं है, इश्यूज़ यहाँ पर है. सो एक साइकोलॉजिस्ट आते हैं जिनका नाम था गॉर्डन एल्पोर्ट. इन्होंने एक कंसेप्ट दिया. बेसिकली इन्होंने कहा कि जो एटीट्यूड है बेसिकली इट इज़ द जो बिहेवियर है इट इज़ बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ एटीट्यूड, और बट इट इज़ कंडीशनड बाय द सिचुएशन. तो यहाँ पर एक नई बात उन्होंने कह दी, कंडीशनड बाय सिचुएशन, जिसको कहा जाता है सिचुएशनल डोमिनेंस. और सिचुएशनल डोमिनेंस की वजह से क्या आएगा, ए बी गैप आएगा. कैसे आएगा? 10 लोग बैठे थे एक जगह पर, उसमें से एक आदमी अलग है, 9 आदमी बिल्कुल पीक के एकदम वो है कि जिन्होंने जो सोचा वही करना है, बिल्कुल सारे दिन उनका दिमाग बेकार कामों में चलता है. तो 9 ने क्या सोच रखा है, अब यहाँ डिस्कशन हो रही है कि आज मंगलवार है, आज हम सब लोग जाएंगे, जो जो नॉनवेज खाता दिखेगा, जो जो नॉनवेज की दुकान होगी, आज उनको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, इनको मारेंगे, कूटेंगे, गालियाँ देके आएंगे. इसमें से लेकिन जो एक आदमी बैठा है वो क्या है, उसको तो नॉनवेज पसंद है और वो मंगलवार को भी खाता है. उसका जो कॉग्निशन है वो क्या है कि यार मंगलवार को खाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा. जो अफेक्टिव पार्ट है
उसको पसंद है, उसका बिहेवियर कैसा रहता है, वो खा लेता है अकेला होता तो। अब क्योंकि वो 9 लोगों में बैठा है, 9 लोग इतने डोमिनेंस वहाँ पर सिचुएशन को बना दिया है उन्होंने कि आज तो ऐसा करेंगे। अब ये उठ के भी नहीं जा सकता कि मैं तो उठ के जा रहा हूँ, इसको जाना भी पड़ेगा। हो सकता है इसको 1-2 को थप्पड़ भी मारना पड़ जाए, और हो सकता है वापस आके इसका खाने का भी मन कर जाए। तो अब ये क्या करेगा, इसका जो एटीट्यूड है, जो इसका कॉग्निटिव और अफेक्टिव पार्ट है, वो क्या है, वो प्रो नॉन वेज है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज क्या बिहेवियर होगा, ये 9 के साथ जाएगा, 9 के साथ जाने के बाद वहाँ पर ये उनके जैसा हो जाएगा। एक ऑप्शन है उठ के चला जाए, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इतना आसान नहीं है जितना कहने में लगता है, करने में बहुत फ़र्क हो जाता है। और एग्जांपल ले सकते हैं ऐसे ही कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, अब वो टीचर के सामने खड़ा है, उससे कोई गलती हो गई, टीचर यहाँ पे बोले जा रहा है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, वो हाथ जोड़ के खड़ा है। अब इसका ये मतलब थोड़ा है कि उसके अंदर गुस्सा नहीं आ रहा, उसने मुंह इसलिए नीचे कर रखा है क्योंकि उसको टीचर की बहुत इज्जत है, रिस्पेक्ट करता है, नहीं, वो इसलिए कि मैं अगर कुछ कहूँगा 2 थप्पड़ ये भी मारेगा, फिर मैं फिर कुछ कहूँगा तो प्रिंसिपल के पास ले जाएगा, कहीं मैंने इसको कुछ मार दिया तो पेरेंट्स को बुला लेंगे, पेरेंट्स आ गए तो फिर वो मुझे मारेंगे, फिर कल से स्कूल जाऊँगा फिर ये मारेगा। तो वो उन सारी चीज़ों को एंटिसिपेट कर रहा है कि ऐसा खराब हो जाएगा काम। तो जो उसके मन में भाव आ रहे हैं, जो कॉग्निशन में आ रहा है कि मारो इसको, अफेक्टिव पार्ट क्या हो रहा है, मार ही देना चाहिए, लेकिन बिहेवियर में कंट्रोल है। वो कंट्रोल क्यों है, क्योंकि उसको पता है कि ये गलत है। और यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, एक तरीके का कॉग्निटिव डिसोनेंस। उसको बाद में गुस्सा भी आएगा, यार मैं क्यों सुन गया सारी बात, मैंने क्यों रिएक्ट नहीं किया, बट वो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि सिचुएशनल डोमिनेंस वहाँ पर हावी है। बहुत सारे केस आप ऐसे कैसे भी बना सकते हैं, पीयर ग्रुप प्रेशर में कोई अल्कोहल लेने लग जाए, कोई स्मोक करने लग जाए, कोई किसी और एडिक्शन पे चला जाए, दिस ऑल आर डिटरमाइंड बाय द सिचुएशंस। ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड का रोल ही नहीं है कि सब कुछ सिचुएशन करती है, यू कैन कंट्रोल, बट एक जनरल सेंस में कह सकते हैं कि सिचुएशनल डोमिनेंस होती है। तो गॉर्डन एल्पर्ट साहब ने तो ये कह दिया कि भाई इसलिए गैप है, ये थ्योरी बेकार है तुम्हारी, ऐसा नहीं होता है कि कोई गैप ही नहीं होता। लेकिन अब एविडेंस कैसे मिले कि ये बात सही है कि नहीं, हो सकता है खाली इन्होंने ही सोचा हो और कोई ना सोच पाता हो। तो एक और आदमी आए, एक और साइंटिस्ट कह सकते हैं, हिज नेम वाज रिचर्ड लैपियर। एक आधा कोई ई इधर उधर हो सकता है, बट कहीं लिखनी तो है नहीं स्पेलिंग। सो रिचर्ड लैपियर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि चेक करते होता क्या है। सो एट दैट टाइम इन 1930s अमेरिका के लोग चाइनीज़ को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। पसंद तो वो आज भी नहीं करते, बट तब भी नहीं करते थे। तब पर सोसाइटी ऐसी थी, थोड़े एक्सप्रेसिव ज़्यादा होते थे लोग। अब भी होने लग गए, बीच में एक टाइम आया था जब थोड़ा सा शांत रहते थे। तो इसने क्या किया, इसने चाइनीज़ कपल को लिया, ये गया 252 रेस्टोरेंट में कि आखिर उनको सर्व करते हैं कि नहीं। सर्व ही नहीं करते थे, भगा देते थे। बट इसको बड़ी हैरानी हुई कि इतना एंटी चाइनीज़ माहौल है, उसके बावजूद रेस्टोरेंट में जाने के बाद 251 ने तो सर्व ही कर दिया उसको, उन चाइनीज़ कपल को। क्यों कर दिया, सिचुएशनल डोमिनेंस। अब उनको ये नहीं पता कि जितने लोग रेस्टोरेंट में और बैठे हैं उनमें से कितने लोग प्रो चाइनीज़ है, एंटी चाइनीज़ है। पता लगे इसने दरवाज़ा बंद किया और कई सारे और लोग खड़े हो गए अमेरिकन कि आप गलत कर रहे हो, रेशियली आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो दे वर नॉट अवेयर, इसलिए उन्होंने तब उसको करने दिया, सर्व कर दिया। यहाँ पर क्या है, गैप नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा अभी आपको, अभी आएगा। उस आदमी ने इन्हीं 252 को एक लेटर लिखी, कहा कि बहुत बड़ा चाइनीज़ इन्वेस्टर है जो आपके रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करना चाहता है। 252 के 252 ने मना कर दिया। यहाँ तो सिर्फ एक ने मना किया ना, कुछ ज़्यादा जिसके नेगेटिव एटीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग थे, एक ने मना किया। इन्वेस्टमेंट के रूप में 252 ने मना कर दिया, बिकॉज अब सिचुएशनल डोमिनेंस नहीं थी। लेटर आई, पढ़ी अकेले में, लगा कि ये तो फालतू काम है, इससे नहीं है, पैसा थोड़े लेना है इनसे, कैंसिल। तो दिस शोज कि उनका जो एटीट्यूड था वो ऐसा था, बिहेवियर ऐसा होना था, बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज देयर वॉज अ सिचुएशनल डोमिनेंस, जिसकी वजह से वो ये नहीं कर पाए। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। बट हमारी कहानी साइकोलॉजी की तो है नहीं, हमें तो पब्लिक सर्वेंट तक पहुंचना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचना है, वहाँ पर एथिक्स को देखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स को देखना है। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक समझ लेते हैं
कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है एंड हिज कॉग्निटिव पार्ट, उसको पता है कि करप्शन इज रॉन्ग, एंड हिज अफेक्टिव पार्ट वो कह रहा है कि डिसलाइक नहीं लेनी चाहिए, पसंद भी नहीं करता है। और बिहेवियर उसका नहीं ले रहा, नो ब्राइब्स। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दुनिया में अकेला तो है नहीं कि इसने जो सोचा वही होगा। ही इज़ लिविंग पर्सन, बहुत सारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, फैमिली प्रेशर आ रहा है कि क्या तुम बने हो IAS, यही बस इतने ही पैसे लेके आने थे, इसी के लिए मेहनत की थी, इसी के लिए हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया था, इसी के लिए मैं तुमसे शादी करके आई थी। सब अपने अपने उसके ऊपर ढो रहे हैं कि कुछ करो, कुछ लाओ घर में। क्या हम सबसे गरीबों की तरह रह रहे हैं? बाकियों को देखो, अपने दोस्तों को देखो, उनके 4-4 बंगले बन गए, किसी को नहीं पता है 2 नंबर में कितना कुछ उन्होंने बना लिया, इतनी ज़मीन ले लिया, इतना सोना हो गया है, और आपके पास क्या है? कुछ ही नहीं। सारे दिन जाते हो, काम करके आ जाते हो खाली। फैमिली प्रेशर हो रहा है, सोशल प्रेशर हो रहा है, मतलब अलग अलग हर तरह का प्रेशर, किसी पे कोई आ रहा है, किसी पे कोई सोशल आ रहा है। दोस्त यार है, क्या है, जब तेरे को कहोगे आ जा, तेरे पास कुछ होता ही नहीं है। उस IAS को देखो, उसने अपने दोस्तों को 5 स्टार होटल में फ्री में रुकवा रखा है 10 दिन से, तुम्हारी कोई सुनता ही नहीं है। सुनेगा तो तब ये कभी करप्शन करेगा, वैसे कौन सुन रहा है उसकी? जब कोई कुछ कर ही नहीं रहा किसी का, तो सुनेगा कौन उसकी? ऐसे थोड़ा सुन रहा है। तो ये बेचारा प्रेशर में है कि मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर आ रहा है हायर ऑफिसर का कि फाइल क्लियर करो भाई जल्दी, उस पर जल्दी काम करना है, उसका हिस्सा पहुंच चुका है, उनको काम शुरू करना है। ये नहीं कर रहा है क्योंकि इसको पता है इस फाइल से एनवायरमेंटल डैमेज हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा, इतने लोगों के घर चले जाएंगे, बाढ़ आएगी तो ये नुकसान हो जाएगा। पढ़ा लिखा है, लेकिन अब कौन सुने उसकी? पॉलिटिकल प्रेशर और आ रहा है कि जल्दी करते हो साइन कि नहीं, फिर तुम्हें ऐसी जगह पे भेजा जाए जहाँ पर फाइल कोई आती ही नहीं है, तुम ही अकेले हो, खुद ही दरवाज़ा खोलना है, खुद ही बैठना है। खैर ऐसी पोस्ट नहीं होती, बट ऐसी होती है कि वो कोई ना होने के बराबर ही है। ऐसी बहुत सारी पोस्ट हैं सरकार के पास, पनिशमेंट पोस्टिंग्स होती हैं, सरकार ने रखी होती हैं स्पेशल किसी को देने के लिए। सो अब इतने प्रेशर आ रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रेशर हैं अलग अलग लोगों के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक आदमी के ले लेते हैं, उसके ऊपर यही 2 प्रेशर सबसे ज़्यादा है। अब वो क्या करेगा? वो धीरे धीरे सोचेगा कि क्या करूं, क्योंकि वो किस पोजीशन में पहुंच गया, वो एथिकल डायलेमा में आ गया, जिसको हम कहते हैं धर्म संकट। तो यहाँ पे धर्म संकट में नहीं है, यहाँ पे धर्म संकट में है, ड्यूटी वाले सिचुएशन में है, ठीक है ना? ऐसा नहीं माना धर्म संकट में आ गया है इस बात से, इससे धर्म का कोई लेना नहीं, एथिकल डायलेमा है। अब ये रैशनलाइज करेगा, अब इसका चलेगा दिमाग कि क्या करूं क्या करूं, तो ये अपने आप को रैशनलाइज करेगा, रैशनलाइजेशन के प्रोसेस में जाएगा। फिर ये क्या करेगा? इसके पास 2 ही रास्ते बनेंगे, या तो ये एथिकल कंडक्ट की तरफ जाएगा, बहुत मेंटली स्ट्रांग होगा तो एथिकल कंडक्ट की तरफ चला जाएगा, जिसको पता है कुछ नहीं है दुनिया में, जो करना है यही करना है, इसका फ़ायदा आगे जाकर मिलेगा, जो भी जैसे भी अपने आप को समझाएगा ये करेगा। और ये क्या करेगा? ब्राइब नहीं लेगा, रिफ्यूज़ कर देगा, जैसे भी समझाए, चाहे उस केस में समझाए कि भाई एनवायरनमेंट का नुकसान होगा, मैं नहीं करूँगा, कैसे भी करके। या फिर इसको लगेगा कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर हो रहा है तो ये विसल ब्लोइंग कर देगा। विसल ब्लोइंग समझते होंगे आप, धीरे से कहीं से लीक करवा देगा बात कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उससे एनवायरनमेंट इतना डैमेज हो जाएगा कि बहुत सारे लोग नुकसान हो जाएगा। जैसे उन लोगों को पता लगेगा, अखबार में छपेगी, ऊपर पॉलिटिकल जो है हलचल तेज हो जाएगी, और एक बार के लिए वो उल्टा फ़ोन आ जाएगा, भी किया तो नहीं पास कहीं तुमने, जल्दी से साइन रोक लो अपने, अभी रुके रहने दो। तो ऐसा करके वो बच जाएगा एथिकल कंडक्ट। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर कोई ऐसा कर पाए। एक ऐसा हो सकता है वो अनएथिकल की तरफ चला जाए, कहेगा यार सभी तो ले रहे हैं, देखो कितने सुख से आराम से, वो देखो अभी जाके आए हैं, घूम के वहाँ आए, उनके बच्चे कैसे ऐश कर रहे हैं,
ऐसे ही ले लेते हैं, लाख लाख का सामान ले आके घर में रख देते हैं, फेंक देते हैं, कोई फ़र्क नहीं और हमारे पास कुछ नहीं है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। या फिर जो करप्शन है, ये तो ऑयल है गवर्नमेंट मशीनरी का, उसके बिना कैसे चलेगी। तो तमाम तरीके से अपने आप को ये रैशनलाइज करेगा और अपने जो कॉग्निशन है उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कम्प्लीटली नहीं चेंज कर पाएगा क्योंकि कॉग्निशन करप्शन इज़ रॉन्ग। ये तो एक इन्फॉर्म्ड उसके पास बात आई हुई है, उसको अनइन्फॉर्म्ड कैसे करेगा, कर नहीं पाएगा, बट कोशिश कर रहा है। सो इट विल लीड, क्या करेगा, वो ब्राइब ले लेगा, सब कुछ कर लेगा, बट अल्टीमेटली इट विल लीड टू हिपोक्रेसी। सो व्हेन देयर इज अ कॉग्निटिव डिसोनेंस, हिपोक्रेसी मैनेजेस इट। हिपोक्रेसी मैनेज करेगी। जिस तरीके से ए बी गैप रहता है ना, कि जो आदमी मॉरली प्रोफेस कर रहा है वो उसको नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ सिचुएशनल डोमिनेंस, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये है कि जब वो कॉग्निटिव डिसोनेंस में है तो उसको जब मैनेज करता है तो वहाँ पर हिपोक्रेसी आ जाती है। हिपोक्रेसी का मतलब कि जो पब्लिकली क्लेम चीज़ें हैं और जो प्रैक्टिकली बिहेवियर है उसका इन रियलिटी में वो गैप में है। अभी रिसेंट ही आ रहा था एक IAS ऑफिसर कहीं पर 1 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। उसी का एक वीडियो आ रहा है मॉक इंटरव्यू का, जिसमें वो कह रहा है कि 500 रुपये मुझे पता नहीं पटवारी को देने पड़े किसी को, और बहुत मुझे अफसोस हुआ कि कैसे देश के हालात है। 5 साल पहले वो 500 रुपये पर अफसोस कर रहा था, आज 1 करोड़ रुपये खुद ले रहा है। पिछले साल या इसी साल एक और खबर आई थी, राजस्थान से कोई SDM थी जिसका और मॉक इंटरव्यू आ रहा था। मॉक इंटरव्यू में फंस जा रहे हैं अभी, अब उसके बाद रिश्वत लेंगे, मॉक इंटरव्यू लीक हो जा रहा है। उसमें वो कह रही थी कि रिश्वत देना बहुत गलत होता है, मैं जाऊंगी तो ये कर दूंगी, और अपने ही ऑफिस में 50,000 रुपये लेते हुए पकड़ी गई रेड हैंडेड। तो इसका मतलब कि हाथ से पकड़ रही थी पैसे, या उसको साथ वाले ने पकड़े, वहीं बैठी थी। सो ये क्यों हुआ? ये सब उसके साथ हो रहा है। अब वो हिपोक्रेसी के स्टेज पे है। दे आर पब्लिकली क्लेमिंग कि मतलब करप्शन नहीं करनी है, दोस्तों कह रहे हैं नहीं करनी, और करप्शन चल रही है। सो दिस इज how cognitive dissonance lead to the unethical conduct, and when unethical conduct increases तो यहाँ पर उस स्टेज को कह देंगे हिपोक्रेसी, जो उनको मैनेज कर रही है। हिपोक्रेसी इज बेसिकली रैशनलाइज्ड बाय देम, उन्होंने रैशनलाइज कर लिया है कि ठीक है। सो इस तरीके से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट जब बनेंगे, जब काम करना होगा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, तब वहाँ पर पता लगेगा इंटीग्रिटी कैसी है, किस तरीके से आपका एटीट्यूड है, क्या है। बाकी UPSC पूछता ये है कि आप ये करो, आंसर ऐसा चाहता है, और जैसे ही कैडर मिलता है फिर सब चाहते हैं ये कि आप ये हो जाओ। तो ये एथिकल डायलेमा जाने वाला नहीं है। जो भी पब्लिक सर्वेंट बनेगा उसकी ज़िंदगी से जाता तो किसी के भी नहीं, बट मोर प्रेशर इज़ ऑन दी पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि उनके पास पावर है, अथॉरिटी है, एंड कई बार डिस्क्रिमिनेटरी जो डिस्क्रिशन है वो करने हैं, डिस्क्रिशन के फैसले लेने हैं। तो जब डिस्क्रिशन है तो आप ही जिम्मेवार हो कि किस तरीके से आपने फैसला लिया है। होल डिपेंड्स ऑन योर प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो बार बार UPSC पूछती है। तो हिपोक्रेसी जो है, जो कॉग्निटिव डिसोनेंस के बाद आई है, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप। इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है एंड ऑल्सो एट दी इंस्टीट्यूशनल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल कि कोई चीफ मेडिकल ऑफिसर है, अब वो कहीं पर गए हैं, पूरी एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, कॉन्फ्रेंस है फीमेल फिटिसाइड के ऊपर, कि किस तरीके से जो गर्भ में लड़कियों की हत्या हो रही है या जो फीमेल है उनकी हत्या हो रही है उसको रोका जाए ताकि सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करें। अब यहाँ पर पूरा जोरदार भाषण दे के आ रहे हैं, ऐसे होना चाहिए, लड़कियों को ऐसे पढ़ाना चाहिए, गर्ल्स आर इक्वल टू बॉयज़, उससे भी आगे हैं, लड़के पीछे हैं, पूरा भाषण दे के आ रहे हैं। और जनाब के खुद कोई लड़की नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले खुद फीमेल फिटिसाइड करा रखा है। और उसके बाद जो आज इनके ऊपर जिम्मेवारी है कि अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं जो, जहाँ पर ऐसा काम हो सकता है, या जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं वहाँ से इनका हफ्ता बंधा हुआ है। तो ये आदमी एक जगह पर जाकर पब्लिकली क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, इन रियलिटी जो इनका बिहेवियर है बिल्कुल उल्टा है। सो दिस इज़ द लेवल ऑफ हिपोक्रेसी। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस के रैशनलाइज होते होते ये इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। ऐसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि पॉलिटिशियन तो हमारे सारे ही ऐसे हैं, उनके ऊपर तो बात करने का मतलब ही नहीं है ना। बात तो थोड़ा पब्लिक सर्वेंट पे करनी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे करनी है, जजेस कैसे फैसला ले रहे हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी।
इंस्टीट्यूशनल लेवल पे खास करके कॉर्पोरेट हाउस में ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ा नामी कॉर्पोरेट हाउस है, बहुत क्लेम करता है कि हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ऐसे पैसा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और जब ऑडिट हो रहा है पता लग रहा है दिया ही नहीं जा रहा, एक हाथ से दिया जा रहा है, दूसरे हाथ से लिया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये हिपोक्रेसी हो रही है। बहुत करते हैं ये, CSR के अंडर पैसा दिया जा रहा है, पैसा फिर वापस आ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। वो अलग लेवल का कंसेप्ट हो जाएगा वहाँ पर समझाने का, बट इस तरीके से। या फिर वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कह रहे हैं कि हम सबको मेडिकल लीव देते हैं, सबको इमरजेंसी में मदद करते हैं, हेल्थ जब मेडिकली उसका भी हम उसको बीमा देते हैं या उस वक्त मदद करते हैं, बट इन रियलिटी वो वहाँ पर कुछ नहीं कर रहे जब उनसे एम्प्लॉय से पूछा जा रहा है। तो पब्लिकली क्लेम कुछ कर रहे हैं, इन रियलिटी उनका जो बिहेवियर है वो अलग है। सो दिस इज़ हिपोक्रेसी। इसको ट्रांसपेरेंसी से भी जोड़ सकते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा आएगा कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन में ऐसा हो रहा है तो यू कैन लिंक विद दैट दी हिपोक्रेसी, एटीट्यूड, बिहेवियर गैप, और वहाँ पर भी सारा कंसेप्ट पीछे जाते हुए फिर आप डिसीजन मेकिंग तक पहुँच सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो आज कॉग्निटिव डिसोनेंस पे ही रुकते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर टुडे।